हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10 दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, ये चैप्टर मैं आपको टोटली एनसीईआरटी में से ही पढ़ाऊंगी पूरा का पूरा, बिकॉज इस चैप्टर में क्या है कि आपको मतलब कहीं पे एक लाइन या एक वर्ड भी कुछ मिस हो जाता है तो फिर आप आगे का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो फिर मैंने सोचा कि इतना सारा का सारा एज इट इज मैं आपको लिए नोट्स में लिखूँ तो उस चीज़ का तो कोई फायदा नहीं है। तो आप एक बार मेरे से अच्छी तरीके से इस चैप्टर को समझ लीजिए एंड देन आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना लीजिए कि आपको क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी और क्या चीज़ कम इंपॉर्टेंट लगी। ठीक है, तो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। बेसिकली फर्स्ट पढ़ेंगे हम सेल साइकिल के बारे में, देन हम पढ़ेंगे एम फेज क्या होता है, देन पढ़ेंगे हम सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस की, देन पढ़ेंगे मियोसिस और फिर पढ़ेंगे मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या। ठीक है, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है आपको, सेल साइकिल पढ़ना है। सेल डिवाइड होता है दो तरीके से, माइटोसिस और मियोसिस, वो पढ़ेंगे और उनका सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, उनका फायदा क्या होता है। ठीक है, देन आया समझ में। अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रो है, उसमें क्या दिया हुआ है देखिए। आर यू अवेयर दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवन द लार्जेस्ट स्टार्ट देयर लाइफ फ्रॉम अ सिंगल सेल। ये हमें सबको पता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, वो सब क्या है अपनी लाइफ कहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सिंगल सेल से। ठीक है, यू मे वंडर हाउ अ सिंगल सेल देन गो ऑन टू फॉर्म सच लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपको जान करके हैरानी होगी कि इतना सिंगल छोटा सा सेल इतने बड़े लार्ज ऑर्गेनिज्म को कैसे प्रोड्यूस कर देता है, कैसे बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कोई भी सेल है उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन की, वो ग्रो करती हैं। ठीक है, और वो रिप्रोड्यूस करती हैं इंडीड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कैरेक्टर्स क्या हैं, बेसिकली इंडीड का मतलब होता है वास्तव में। वास्तव में ये किस चीज के कैरेक्टर हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके पास पावर है किस चीज की, ग्रोथ की एंड रिप्रोडक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। सारे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कैसे, दो के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। सपोज एक सेल किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, दो के अंदर। विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम दे डिवाइड। ठीक है, हर टाइम जितनी बार वो डिवाइड करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, नई टू सेल्स बनाते हैं। ठीक है, एक सेल डिवाइड की कितने सेल बनाए उन्होंने, दो सेल। ये सेल डिवाइड करेगी फिर ये अपने दो सेल बनाएगी, ये सेल अपने डिवाइड करेगी फिर ये अपने क्या है, दो सेल बनाएगी। ठीक है, तो वही लाइन इसके अंदर बता रखी है कि सारे सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं डिवाइडिंग इनटू टू। एक सेल डिवाइड होगी किसमें, दो में। विद ईच पेरेंटल सेल गिविंग राइज टू टू डॉटर सेल ईच टाइम, कि एक पेरेंट सेल है वो हर बार डिवाइड करेगी तब क्या प्रोड्यूस करती है, वो दो डॉटर सेल। अब फिलहाल क्या है इसके अंदर, ये पेरेंट सेल है, इसने क्या है दो में डिवाइड कर दिया। अब क्या है, ये अलग पेरेंट सेल है, ये अलग पेरेंट सेल है, ये दो में क्या है फिर से डिवाइड हो गए। तो देखिए पेरेंट सेल डिवाइड करती है तब वो क्या बनाती है, डॉटर सेल। ठीक है, अब इस पेरेंट सेल की ये दोनों भी डॉटर सेल थी, बट ये मैच्योर होने के बाद क्या है, ये भी पेरेंट सेल बन गई। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको। एक सेल कितने में, दो में डिवाइड होती है, फिर आगे जो पेरेंट सेल है ये फिर से दो में डिवाइड होती है। इस तरीके से क्या सेल के अंदर जो डिवीजन का प्रोसेस है वो चलता रहता है। These newly formed daughter cells can themselves grow and divide, giving rise to a new cell population that is formed by growth and division of a single parental cell in its progeny. ठीक है, जितनी भी ये नई डिवाइडेड डॉटर सेल्स हैं वो क्या करती हैं, खुद ग्रो करती हैं और डिवाइड करती हैं, और उससे क्या है नई नई सेल पॉपुलेशन प्रोड्यूस होती रहती है। किसके कारण, ग्रोथ और डिवीजन के कारण। किस चीज का डिवीजन और ग्रोथ हो रहा है, एक सिंगल पेरेंटल सेल का एंड इट्स प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब उसके ऑफस्प्रिंग्स, उसकी फैमिली। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। इन अदर वर्ड सच सेल्स ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन अलो सिंगल सेल टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स। ठीक है, इस तरीके से जो सेल की जो ग्रोथ हो रही है, डिवीजन हो रही है, उसकी ये क्या है, कंप्लीट साइकिल चलती रहती है, जिसके कारण क्या है, मिलियन ऑफ सेल्स हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, ये था इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रो कि इसके अंदर है क्या। बेसिकली इसके अंदर हम यही पढ़ेंगे कि सेल है वो डिवाइड कैसे हो रही है और डिवाइड होने के बाद उसका यूज क्या है। ओके, अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 10.1 दैट इज सेल साइकिल। देखिए, सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। के अंदर क्या है, सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ सेल, जब सेल का डिवीजन होता है तब क्या क्या प्रोसेस होती है, ये इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन होता है एंड सेल ग्रोथ टेक्स प्लेस। ठीक है, कौन कौन से प्रोसेस हुए, डीएनए रेप्लिकेट हुआ और सेल की ग्रोथ हुई। All these processes
ये जितने भी प्रोसेसेस है दैट इज सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ hence have to takes place in a coordinated way to ensure correct division and formation of progeny cells containing intact genome। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि सेल डिवीजन के अंदर क्या है, अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेट हुआ या सेल ग्रोथ हुई। ठीक है, तो ये जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं, सेल डिवीजन हो रही है, डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है या सेल की ग्रोथ हो रही है, इन सब प्रोसेस को क्या है एक कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर होना पड़ता है। किस लिए? ताकि जो जीनोम है, जो जीन है, जो चीज एक चीज से एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होनी है, वो क्या है करेक्ट तरीके से हो। ठीक है, इनके अंदर से बीच में से कोई सा भी स्टेप अगर मिसमैच हो जाता है तो जिसके कारण क्या है जो पूरी की पूरी साइकिल है उसके अंदर क्या है खराब, वो साइकिल क्या है खराब हो जाती है, और जो आपका करेक्ट जीनोम ट्रांसफर होना चाहिए वो नहीं होता, जिसके कारण क्या हो जाती है आपकी डिसेबिलिटी या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, देखिए द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। ठीक है, वो इवेंट का सीक्वेंस, इवेंट मतलब बहुत सारे इवेंट होंगे जिसके अंदर क्या सीक्वेंस है, जिसके अंदर क्या है सेल डुप्लीकेट कर रहा है अपने जीनोम को, डुप्लीकेट मतलब डबल। ठीक है, सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, सेल के और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उन सबको क्या सिंथेसाइज कर रहा है, बना रहा है, एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, और लास्ट में क्या हुआ टू डॉटर सेल के अंदर क्या है डिवाइड हो गया, उसको बोलते हैं सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल में क्या हुआ, सबसे पहले उसने अपने जीनोम को, जो आपका उसका जो न्यूक्लियस है उसको क्या किया, उसने डुप्लीकेट किया, डबल किया। ठीक है, फिर उसने सेल के अंदर के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उन सबको क्या किया, उनको भी डबल किया। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया, उसने सेल को डिवाइड करना काम स्टार्ट कर दिया। देखिए सपोज ये आपका एक सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा, हर सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अलावा क्या है यहाँ पे और सारे ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, जो आपका न्यूक्लियस है ना, इसको क्या करता है, वो डुप्लीकेट करता है, डबल करता है, दो बन गए ना, एक दो न्यूक्लियस। ठीक है, फिर आपका जो और मटेरियल है उस सबको भी डुप्लीकेट करता है, कि जब मैं यहाँ से ब्रेक डाउन करूँ तो एक पार्ट यहाँ और एक पार्ट यहाँ बराबर बराबर डिवाइड हो जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सेल डिवीजन। ठीक है, और इसके अंदर कितने भी इवेंट्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, सेल साइकिल। ठीक है, ऑल्दो सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, ये हमें पता है कि सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना वो हमेशा क्या है ग्रो करता रहता है कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, डीएनए सिंथेसिस अकर्स ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन अ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के अंदर एक पर्टिकुलर स्टेज आती है जब क्या करता है डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए बनता है। ठीक है, द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स या डीएनए are then distributed to daughter nuclei by a complex series of event during cell division। ठीक है, जो आपका रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो बाद में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है डॉटर न्यूक्लियाई को, किसके थ्रू, अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के अंदर क्या है एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट होता रहता है, जिसके कारण क्या है जो आपका डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो क्या है दोनों डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर आपका डिवाइड हो जाता है। देखो मैंने ये बताया था ना, एक से कितने बने, दो डॉटर न्यूक्लियाई बने थे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले इसके अंदर आपका जो न्यूक्लियस है ये खुद को डबल करेगा, डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, फिर उसके पास जो आपका साइटोप्लाज्म कंटेंट है ये खुद को क्या है डबल करेगा। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, साइज के अंदर इतना ग्रो हो जाएगा और ये कर देगा डिवाइड। फिर यहाँ पे क्या है एक न्यूक्लियस और एक अपना साइटोप्लाज्म इस डॉटर सेल के पास, एक न्यूक्लियस और एक डॉटर आपका साइटोप्लाज्म कंटेंट इस डॉटर सेल के पास। ठीक है, वही मैंने बताया, वही इसके अंदर लिख रखा है कि द रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम आर देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू डॉटर न्यूक्लियाई बाय अ कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, दीज इवेंट्स आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल, और जो क्या होते हैं जेनेटिक कंट्रोल के अंडर रेगुलेट होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको सेल साइकिल क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल के क्या है डिफरेंट फेजेस हैं, ये साथ में डायग्राम भी बना रखा है। मेन उसके अंदर क्या होता है, दो फेज होते हैं, एक एम फेज होता है, एक इंटरफेज होता है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय अ ह्यूमन सेल इन अ कल्चर। ठीक है, हमने एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को स्टडी किया, किसके थ्रू, कल्चर लिया हमने किस चीज का, ह्यूमन सेल का। These cell divide once in approximately every 24 hours। ठीक है, हर 24 घंटे में ये क्या है डिवाइड करती हैं ये सेल्स। However, this duration of cell may vary from organism to organism and also from cell type to cell type। ठीक है, ये आपका जो डिवाइड करने का टाइम है वो क्या है वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, अलग ऑर्गेनिज्म में अलग टाइप का होगा,
ठीक है, और आपके जितने भी सेल हैं, कौन सी सेल डिवाइड कर रही है, लीवर सेल है, किडनी सेल है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी टाइम क्या है, अलग अलग होता है। ओके, ईस्ट फॉर एग्जाम्पल कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन ओनली अबाउट 90 मिनट्स। जैसे कि ईस्ट के अंदर क्या सेल साइकिल का जो प्रोसेस होता है वो कितने टाइम में हो जाता है, 90 मिनट्स में हो जाता है। ठीक है, देखिए द सेल साइकिल इज डिवाइडेड इन टू बेसिक फेज, दैट इज इंटरफेज एंड एम फेज। ठीक है, एम का मतलब है बेटा यहाँ पे माइटोसिस। ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं, द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस अकर। एम फेज क्या है, जब माइटोसिस होता है या एक्चुअली सेल डिवीजन होता है तब। ठीक है, और इंटरफेस क्या है, दो एम फेज के बीच का फेज को बोलते हैं इंटर। इंटर का मतलब ही क्या होता है, बीच में, इन बिटवीन। ठीक है, दो एम फेज के बीच के फेज को क्या बोलेंगे, इंटरफेस। और एम फेज क्या होता है, माइटोसिस फेज, जहां पे एक्चुअली डिवीजन हो रहा है। ठीक है, समझ में आया। एंड द इंटरफेस रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, ये बता दिया। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट in the 24 hours average duration of cell cycle of human cell division proper last for about only 1 hour। ये कहता है कि जो सेल डिवीजन करने का प्रोसेस है वो क्या है, सिर्फ 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है। और 95% टाइम है वो किस में वेस्ट हो जाता है, इंटरफेस में। ठीक है, द इंटरफेस लास्ट मोर देन 95% ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। ठीक है, समझ में आया कि एक्चुअली जो डिवीजन करने का काम है ह्यूमन बीइंग के अंदर सेल्स क्या, वो क्या होता है, सिर्फ 1 घंटे में खत्म हो जाता है। वो जो 95% है वो किसका बीच का टाइम होता है, इंटरफेस का। इंटरफेस क्या होता है, ड्यूरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन। एम फेज या माइटोटिक फेज के अंदर सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, कोरोस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम। ठीक है, जो 2 डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, सेपरेट होना स्टार्ट कर देंगे, जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोन वर्ड ही न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। ठीक है, हमेशा याद रखो कि आपका जब माइटोसिस है तो उसके अंदर पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, पहले क्या हुआ, आपके जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हुए। ठीक है, एंड यूजुअली एंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। और लास्ट में क्या हुआ, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, काइनेसिस वर्ड का मतलब डिवीजन होता है। ओके, देखिए द इंटरफेस दो कॉल्ड द रेस्टिंग फेज इज द टाइम ड्यूरेशन विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग बोथ सेल डिवीजन एंड डीएनए रेप्लिकेशन इन ऑर्डरली मैनर। ठीक है, हमने ऊपर तो क्या बोल दिया था कि इंटरफेस क्या है, 2 एम फेज के बीच का टाइम है। इसको बोलते क्या है, वैसे रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। रेस्टिंग फेज में क्या बोलते हैं, क्या होता है इंटरफेस के टाइम, कि जो सेल है वो खुद को प्रिपेयर करती है किस चीज के लिए, सेल ग्रोथ के लिए और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, इस टाइम क्या करती है, सेल रेस्ट करती है। रेस्ट करती है का मतलब वहां पे डिवीजन नहीं हो रहा है। अगर डिवीजन नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है, सेल खुद को प्रिपेयर कर रही है किस चीज के लिए, सेल ग्रोथ के लिए और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट इज इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेजेस। इंटरफेस के आगे क्या है, 3 फेज है, दैट इज G1 फेज या गैप 1 बोलते हैं इसको। G स्टैंड फॉर गैप। ठीक है, S फेज मतलब सिंथेसिस फेज, G2 फेज या गैप 2 फेज। ठीक है, आपके इस डायग्राम के अंदर मेंशन भी है। ये फेज है पूरा एम फेज। एम फेज के आगे फेज होंगे वो हम आगे टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये है आपके 3 पार्ट इंटरफेस के। इंटरफेस के अंदर 3 फेज है, G1, S एंड G2। G1 मतलब गैप 1, S मतलब सिंथेसिस फेज एंड G2 मतलब गैप 2 फेज। ठीक है, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं आगे। द G1 फेज कोरोस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जो G1 फेज है वो क्या है, इंटरवल है किस चीज के बीच में, माइटोसिस के बीच में, और जब डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, इनिशिएशन होता है उसके बीच में। ठीक है, किस किस चीज के बीच में, माइटोसिस के बीच में, और डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है उसके बीच का जो फेज है दैट इज नोन एज G1 फेज और गैप 1 फेज। ठीक है, ड्यूरिंग G1 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। इस टाइम जो सेल है वो क्या होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। क्या करती है वो, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करती है, बट क्या उसके अंदर क्या है, एंड कॉन्टिन्यूसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। वो क्या कॉन्टिन्यूसली आपकी ग्रो करती रहती हैं बट वो रेप्लिकेट नहीं करती है खुद के डीएनए को। ठीक है, नेक्स्ट आता है एस और सिंथेसिस फेज मेक्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन
टेक्स प्लेस, ठीक है। एस फेज और सिंथेसिस फेज क्या है, वो पीरियड जब क्या होता है डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होता है, टेक्स प्लेस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। इस टाइम क्या है, जितना भी अमाउंट ऑफ डीएनए है एक सेल के अंदर वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। बट ये डबल किस केस में होता है, देखिए आगे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाला। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डोनेटेड एज 2C, ठीक है, हमने इनिशियल मान लिया कि इनिशियल उसका कंटेंट कितना है 2C, देन इट इंक्रीजेस टू 4C। मैंने आपको क्या बताया कि डबल हो जाता है, हमने इनिशियल माना, स्टार्टिंग में कितना क्रोमोसोम है उनके पास 2C, ठीक है। जब वो डबल हो जाएगा तो 2 की जगह क्या हो जाएगा 4C, है ना। However, there is no increase in chromosome number if the cell has diploid or 2n number of chromosomes at G1, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर G1 के अंदर पहले से ही अगर 2n है तो उसके बाद क्या है, वो जो आपके क्रोमोसोम्स हैं वो ज्यादा डबल नहीं होते हैं। इवन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम, दैट इज 2n, ठीक है। सी तो यहाँ पे आपको समझाने के लिए बताया गया है बेटा। बेसिकली क्या होता है, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जब कोई सेल स्टार्टिंग में ही डिप्लॉयड है, याद रखो कोई सेल क्या है, डिप्लॉयड है, तो उसके अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो डबल नहीं होंगे। चाहे एस फेज खत्म हो जाए, वो लास्ट में उसके कितने नंबर ही रहेंगे, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही रहेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सेप्शन, ओके। यहाँ पे बात किस चीज की कर रहे थे हम, हैप्लॉइड सेल की, जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, जब आपके G1 फेज के बाद S फेज आएगा तो उस टाइम क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 2n। मतलब हम क्या कह सकते हैं कि मैक्सिमम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, कब, जब आपका जो S फेज है जब वो खत्म हो जाएगा तब, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। Next is in animal cell during the S phase, DNA replication begins in the nucleus and the centriole duplicates in the cytoplasm, ठीक है। एनिमल सेल के अंदर क्या होता है, जब एस फेज चल रहा होता है डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है कहाँ से, न्यूक्लियस से, और उसके बाद क्या है, सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। ड्यूरिंग द G2 phase, protein are synthesized in preparation of mitosis while cell growth continuously, ठीक है। सेल जो ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूअस होती रहती है और आगे माइटोसिस के लिए क्या हो जाती है, प्रोटीन की जो सिंथेसिस है वो होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। समझ में आया, ये कब होता है, G2 गैप 2 फेज के अंदर, ठीक है। G1 फेज के अंदर क्या बताया था, वो टाइम पीरियड या वो इंटरवल किसके बीच में, माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच में, ठीक है। इस टाइम सेल क्या होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिव होती है और कंटिन्यूअसली ग्रो करती रहती है, बट वो खुद के डीएनए को रेप्लिकेट नहीं करती। डीएनए रेप्लिकेशन का काम स्टार्ट कब होता है, एस फेज या सिंथेसिस फेज के अंदर, जिसके अंदर क्या है, जो आपका इनिशियल अमाउंट है क्रोमोसोम वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, बट डिप्लॉयड के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है G2 फेज। G2 फेज के अंदर क्या प्रोटीन सिंथेसिस होता है, किस चीज के लिए, माइटोसिस के लिए, और सेल ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली होती रहती है। अब देखिए नेक्स्ट क्या आगे, सम सेल इन द अडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन, ठीक है। कुछ सेल्स है जो अडल्ट एनिमल है उनके अंदर ऐसे लगता है कि वहां पे डिवीजन नहीं हो रहा, जैसे कि हार्ट सेल, ठीक है। एंड मैनी अदर सेल डिवाइड ओनली ओकेजनली, और कई सेल्स है जो सिर्फ ओकेजनली ही डिवाइड करते हैं, एज नीडेड टू रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट ड्यू टू इंजरी और सेल डेथ, ठीक है। सिर्फ उन सेल को रिप्लेस करने के लिए जो कोई इंजरी के अंदर या सेल की डेथ के कारण क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए क्या सिर्फ वहां पे डिवीजन होती है। दीज सेल्स दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 phase to enter an inactive stage called as quiescent stage या G0 of the cell cycle, ठीक है। ये कौन सा स्टेज है, ये आती है G1 के बाद, ठीक है। G1 गैप 1 जो फेज है उसके बाद क्या होती है, जो सेल है जो फर्दर डिवाइड जिसको नहीं करना है वो एक इनएक्टिव स्टेज के अंदर चली जाती है, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज या G0 या G नोट भी पढ़ सकते हो इसको, ठीक है। सेल्स इन दिस स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, इस स्टेज के दौरान जो आपके सेल्स हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, बट नो लॉन्गर proliferate अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो मेटाबॉलिकली एक्टिव तो हैं बट वो क्या है, अपना काम नहीं करते, वो खुद को पॉलीफ्रेट नहीं करते जब तक उनको ऐसा करने के लिए कहा ना जाए, ठीक है। या सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या है वो ऐसा नहीं करते, जब उनको लगेगा कि हाँ सेल की रिक्वायरमेंट है, हमें ऑर्गेनिज्म को हेल्प करनी पड़ेगी, तब वो क्या करते हैं, फिर से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। ये G0 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको अच्छे से, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम, इन एनिमल्स
माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स, ठीक है। एनिमल्स के अंदर जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो किस में मिलता है, सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। However, there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis. बट क्या है, कुछ exceptions भी हैं जिसके अंदर क्या है, haploid cell भी divide कर सकते हैं mitosis के साथ. For example, male honeybees. Okay. Against this, the plant can show mitotic division in both haploid and diploid cell. ठीक है, प्लांट्स क्या है, haploid और diploid दोनों सेल्स हैं जो माइटोसिस को शो कर सकते हैं, बट एनिमल्स में क्या होता है, जो आपके डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ शो करते हैं किसी को, माइटोसिस को. अगेन ये हो गया. फ्रॉम योर रिकलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन प्लांट्स, that is chapter 3, identify plant species and stages at which mitosis is seen in haploid cells. ठीक है, हमने चैप्टर 3 के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके अंदर क्या था, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है, लाइफ साइकिल, ये जो आपकी जनरेशन थी ये सब हमने पढ़ी थी. उसके अंदर आप कुछ एग्जाम्पल ढूंढो जिसके अंदर हैप्लॉइड सेल्स के अंदर भी क्या माइटोसिस हो रहा हो. नेक्स्ट टॉपिक इज एम फेज. एम फेज मतलब माइटोटिक फेज, ठीक है. माइटोटिक फेज के अंदर हमने पहले क्या पढ़ा था, उसके अंदर पहले होगा कैरियोकाइनेसिस एंड देन फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, ठीक है. इतना हमें पहले से पता है, बट वो होगा कैसे, चलो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं. दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल. ये सेल साइकिल का सबसे ज्यादा ड्रामा वाला पीरियड है. देखिए कैसे, इन्वॉल्विंग अ मेजर रिकॉग्निशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल. इसके अंदर क्या है, जो सेल है उसके सारे ही कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं, कैसे, वर्चुअली, ठीक है. सिंस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड इट्स प्रोजेनी सेल इज द सेम, ठीक है. जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेरेंट के अंदर और प्रोजेनी के अंदर क्या है, सेम है. दोनों के अंदर है n 2n या 2n, ठीक है, मतलब दोनों के अंदर क्या है, सेम है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन. इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि माइटोटिक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो पेरेंट्स हैं और जो प्रोजेनी है दोनों के अंदर क्या है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या रहते हैं, सेम रहते हैं. सपोज दिस सेल की बात कर रहे हैं हम, ये सेल क्या थी, n थी, तो इसके जो नए डॉटर सेल बने वो भी क्या होंगे, n. सपोज ये सेल क्या थी, 2n, तो इसकी जो डॉटर सेल बनेगी वो भी बनेगी 2n. ओके, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल, कि इक्वल डिवीजन हुआ है दोनों साइड. ओके, दो फॉर कन्वीनियंस माइटोसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है. कैरियोकाइनेसिस के लिए माइटोसिस को क्या है, 4 अलग अलग स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ओके, it is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear cut lines cannot be drawn between various stages, ठीक है. इसके अंदर ये भी कहता है ये कि सेल डिवीजन क्या है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है कि जो कंटिन्यूअसली होता रहता है. इसलिए क्या है, हम एक प्रोसेस या एक स्टेज होने के बाद वहां पे क्लियर कट लाइन नहीं खींच सकते कि बस प्रोफेज के अंदर इतना ही होता है, मेटाफेज में इतना ही होगा, एनोफेज में इतना और टीलोफेज में इतना, ठीक है. बट जो मेन डिफरेंस है वो हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है. कैरियोकाइनेसिस इन्वॉल्व्स 4 डिफरेंट स्टेजेस, दैट इज प्रोफेज एंड मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है. बच्चे मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिस हिसाब से लिखी हुई ना उसी सीक्वेंस में ही आप याद करना, ठीक है. ऐसे नहीं कि मेरा मन किया मुझे टीलो सबसे बेस्ट लगा तो मैं सबसे पहले टीलो लिखूंगा, ठीक है. तो उसमें क्या होगा कि आपको जाके स्टेजेस के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं ना उसके अंदर भी आप पूरी गड़बड़ कर दोगे, ठीक है. तो आसानी से लेके चलो, पहले प्रोफेज, मेटा, एना, टीलो, ठीक है. अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रोफेज. प्रोफेज में हो क्या रहा है, कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे. कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. Prophase, which is the first stage of karyokinesis or mitosis, follows the S and G2 phase of the interphase, ठीक है. प्रोफेज क्या है, पहला स्टेज है किस चीज का, कैरियोकाइनेसिस में, किसको फॉलो करता है, जो S और G2 फेज को, इंटरफेज के. In the S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined, ठीक है. हमने देखा था एस फेज क्या होता है, सिंथेसिस फेज होता है, वहां पे डीएनए क्या है, रेप्लिकेट डुप्लीकेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. तो उस टाइम क्या बोल रहा है ये कि जो नया डीएनए मॉलिक्यूल बना है वो क्या है, डिस्टिंक्ट नहीं है बट क्या है, वो इंटरवाइंड है, कि उसी का ही क्या है, वो कलेक्शन है. डिस्टिंक्ट, सबसे अलग अनोखा नहीं है वो, बट जो पहले से प्रेजेंट है उसको क्या कर दिया, वो मिक्सचर है उस चीज का, ठीक है. Prophase is marked by the initiation of condensation of chromosomal material,
ठीक है। प्रोफेज के अंदर मेन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है किस चीज का, क्रोमोसोमल जो मटेरियल है उसको, ठीक है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन, ठीक है। अनटेंगल्ड मतलब कोई चीज होती है जो उलझी हुई होती है, जिसको हम सुलझा देते हैं, उसको बोलते हैं अनटेंगल्ड, ठीक है। इस प्रोसेस के टाइम क्या होता है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप होया हुआ था उसको क्या कर देता है, ये कंडेंस करके उसको प्रॉपरली अनवाइंड कर देता है, ओके। इसमें क्या आगे, द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase of interphase now began to move towards the opposite pole of the cell। वो क्या है, सेल के अपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट, ठीक है। एक बात बताऊं बेटा, आपको ये चैप्टर थोड़ा सा एक बार मुश्किल लग रहा होगा तो आप एक काम करना, जो आपके हर फेज के बाद ऐसे ब्लैक के साथ जो पॉइंट लिखे हुए हैं एक बार सिर्फ आप उसको उतना याद कर लो। इंट्रो के अंदर आपको वही बताया हुआ है कि मेन इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। वो आपको नीचे यहाँ पे समरी के रूप में भी दिया हुआ है, अगर आप उतना भी याद कर लोगे दैट इज इनफ फॉर यू, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि प्रोफेज के अंदर हुआ क्या, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हुआ टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, ठीक है। कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बने। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर से अटैच होके क्या बने हुए हैं, वो दो सेंट्रोमियर। जो आपने सेल का चैप्टर पढ़ा था ना हमने उसके अंदर देखा था कि जो आपका न्यूक्लियस है वो किस तरीके से क्रोमोसोम को होल्ड करता है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वेट, देखिए डायग्राम, इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सेंट्रोमियर क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम है, इसको किस तरीके से उन्होंने क्या है होल्ड कर रखा है, पकड़ रखा है, ठीक है। ये सब आपको पता है, पहले से हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। समझना है इसके अंदर क्या हुआ, प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम्स के पास क्या है, टू क्रोमेटिड्स हैं जो किससे अटैच्ड हैं, सेंट्रोमियर से, ठीक है। सेंट्रोमियर विच हैज अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगेन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। एक सेल है, सपोज जैसे कि ये सेल है, इसकी बात करें तो इसके दो पोल हुए, एक पोल ये, एक पोल ये, तो ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ मैं, ये तो आगे जो प्रोसेस दिखा रखे हैं ये तो किसी और चीज के दिखा रखे हैं, ठीक है। समझ में आ, ओके। ईच सेंट्रोसोम रेडिएट्स आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स में हमने पढ़े थे, उसके अंदर हमने एस्टर्स भी पढ़े थे, ठीक है। उसको क्या कर देते हैं, वो रेडिएट आउट कर देते हैं। द टू एस्टर्स टुगेदर विथ स्पिंडल फाइबर फॉर्म द माइटोटिक अपरेटस। वो क्या बना देते हैं, एक माइटोटिक अपरेटस फॉर्मेशन कर देते हैं। तो अगर आपसे प्रोफेज में पूछा जाए तो क्या चेंजेस होते हैं, तो आप ये दोनों चेंजेस को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। At the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear envelope। ये important है, ठीक है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में वैसे भी आ जाती हैं कि कौन सी स्टेज होती है जिसके अंदर हमें ये सब कुछ नहीं दिखाई देता, तो उस टाइम तो बच्चे भूल जाते हैं, बट कौन सी स्टेज है वो, दैट इज प्रोफेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन, ओके। अब हम बात करते हैं मेटाफेज, ठीक है। ये देखिए, अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या थे, सब कंडेंस थे, एक दूसरे के साथ इकट्ठे मिले, फिर वो क्या अलग अलग हुए, फिर वो अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करने लग गए, है ना। ये क्या है, लेट प्रोफेज दिखा रहा है। अब हम बात करते हैं मेटाफेज की। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस, हेंस द क्रोमोसोम आर सेपरेटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसके अंदर क्या है, जो न्यूक्लियर एनवेलप है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो डिवाइड हो जाता है, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये है किस चीज की पहचान, कि जो आपकी सेकेंड स्टेज है मेटाफेज, उस पर हम आ चुके हैं, ठीक है। बाय दिस स्टेज, इस स्टेज तक आते आते कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये क्या है, माइक्रोस्कोप के अंडर भी हमें दिखाई देने स्टार्ट कर देते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। इन सब के स्लाइड्स हमारे लैब के अंदर अवेलेबल हैं, जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तब हम ये स्टडी भी करेंगे। दिस देन इज द स्टेज एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजिली स्टडीड। ये ऐसी स्टेज है जब मॉर्फोलॉजी हम बहुत इजीली स्टडी कर सकते हैं। At this stage, metaphase chromosome is made up of two sister chromatids which are held together by a centromere। इस स्टेज पे क्या होता है, जो आपके क्रोमोसोम है वो दो सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बने हुए और उनको पकड़ किसने रखा है, सेंट्रोमियर ने, ठीक है। स्मॉल डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड एज काइनेटोकोर्स, ठीक है। छोटे डिस्क शेप स्ट्रक्चर है कहाँ पे, सेंट्रोमियर के सरफेस पे, जिसको बोलते हैं काइनेटोकोर्स। ये भी हमने देखे थे जब आपने डायग्राम देखा था, वेट आई विल शो यू।
सी इन दिस डायग्राम दीज आर काइनेटोकोर्स। ठीक है, ये क्या डायग्राम रिप्रेजेंट करता है? क्रोमोसोम है जिसके पास क्या है, काइनेटोकोर। क्या है? काइनेटोकोर है वो प्रेजेंट है। काइनेटोकोर बेसिकली होते क्या हैं, सेंट्रोमियर के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं काइनेटोकोर्स। ठीक है, आप इसको ये समझो कि सेंट्रोमियर एक रस्सी है। ठीक है, रस्सी ने क्या कर रखा है, इन सारी चीजों को बांध रखा है। जो इसकी नोट हुई ना, जो मेन गांठ हुई, वो क्या है, काइनेटोकोर है। ठीक है, अब समझ में आया? ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। दीज स्ट्रक्चर सर्व एज अ साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या काम करते हैं कि यहाँ पे आके अटैच हो जाए कौन, स्पिंडल फाइबर। ठीक है, समझ में आया? देखिए जैसे इस डायग्राम के अंदर दिख भी रहा है, ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये आके अटैच हो रहे हैं कहाँ पे, सीधा काइनेटोकोर्स के पास। काइनेटोकोर्स के पास, ये काइनेटोकोर्स के पास। ठीक है, बस ये क्या काम करता है कि आके इनके पास स्पिंडल फाइबर जो है वो आके अटैच्ड हो जाए। ठीक है, hence the metaphase is characterized by all the chromosomes coming to lie at the equator with one chromatid of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore the spindle form from the opposite pole। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, इस स्टेज के ऊपर बेसिकली है क्या, मेटाफेज के अंदर लास्ट में क्या हो रहा है, जितने भी क्रोमोसोम है वो सब क्या एक प्लेन पे आ जाते हैं। ठीक है, और जो इसके क्या है, ये दो मेन क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दो इसके सिस्टर क्रोमोसोम है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? उन्होंने क्या कर रखा है, जो काइनेटोकोर है उसको कर रखा है अटैच्ड किसके साथ, स्पिंडल फाइबर के साथ। ये आपका जो पोर्शन है दैट इज स्पिंडल फाइबर। ठीक है, आया समझ में? ये है स्टेज कौन सी, मेटाफेज। देखिए अब आगे क्या है इसमें, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रेफर्ड एज मेटाफेज प्लेट। और इस चीज को क्या बोल देते हैं, मेटाफेज प्लेट बोल देते हैं। द की फीचर ऑफ इस मेटाफेज फेज के अंदर जो की फीचर्स हैं वो क्या क्या है, दैट इज स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। काइनेटोकोर पे क्या है, स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए हैं, और क्रोमोसोम आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू द स्पिंडल फाइबर टू बोथ द पोल्स। दोनों पोल से क्या, स्पिंडल फाइबर की हेल्प से क्या है वो काइनेटोकोर से अटैच हो गए। ठीक है, सबसे आसान लगी मुझे मेटाफेज। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं एनाफेज की तरफ। एनाफेज क्या कहती हैं, at the onset of anaphase each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and the two daughter chromatids, now referred to as daughter chromosomes of the future daughter nuclei, begin their migration towards the two opposite pole। ठीक है, अब क्या है, जब एनाफेज स्टार्ट होगा उस टाइम क्या होगा, जो दो डॉटर सेल्स है ना वो क्या बन जाएंगे, अब डॉटर क्रोमोसोम बन जाएंगी और वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, as each chromosome moves away from the equatorial plate, the centromere of each chromosome remains directed towards the pole and hence at leading edge with the arms of chromosome trailing behind। ठीक है, इसमें क्या है, एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज स्टेज के अंदर हुआ क्या क्या, देखिए सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। ठीक है, और क्रोमेटिड्स मूव हो गए किसकी तरफ, अपोजिट पोल की तरफ। ठीक है, ये देखिए साथ में आपको डायग्राम के अंदर दिख भी रहा है बच्चे, इसके अंदर क्या हुए, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए। ठीक है, और दोनों क्या अपने अलग अलग पोल पे चले गए। ओके, क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए टीलोफेज। टीलोफेज में क्या है, एट द बिगिनिंग ऑफ फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की फाइनल लास्ट स्टेज है कौन सी, टीलोफेज। That is telophase. The chromosomes that have reached their respective poles decondense and lose their individuality। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, वो वापस जाके क्या कर देते हैं, डिकंडेंस हो जाते हैं और वो खुद की जो इंडिविजुअलिटी है उसको क्या कर देते हैं, वो लूज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन एंड ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल टेंड टू कलेक्ट ईच ऑफ द टू पोल्स। ठीक है, दोनों कहाँ चले गए, अपने अपने पोल्स पे चले गए हैं। दिस इज द स्टेज विच शो द फॉलोइंग की इवेंट्स। इस स्टेज पे क्या क्या हुआ, क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल, अलग अलग पोल पे चले गए, वहां पे क्या क्लस्टर बना लिया, इकट्ठे हो गए हैं वो। एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एनिमल। डिस्क्रीट मतलब सिंगल या इंडिविजुअल, इंडिविजुअल एलिमेंट की तरह जो उनकी आइडेंटिटी वो क्या लॉस हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यहाँ पे देखिए हमें क्लियर कट दिख रहे हैं, क्रोमोसोम है, सिस्टर अलग डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, अलग अलग पोल्स पे प्रेजेंट है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, तो उसकी इंडिविजुअलिटी है वो लूज हो चुकी है। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप, इनके बाहर देखिए न्यूक्लियर एनवेलप है डेवलप हो चुका है।
अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर एट ईच पोल फॉर्मिंग द 2 डॉटर न्यूक्लियाई, और क्या बन रहे हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन चुके हैं। न्यूक्लियस, गोल्जी ऑपरेटस एंड ईआर रीफॉर्म्स दोबारा से बनना क्या स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, कहाँ पे, टीलोफेज के अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा साइटोकाइनेसिस। ये सब किसके बारे में था बच्चे, कैरियोकाइनेसिस के बारे में, ठीक। अब हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के अंदर, दैट इज माइटोसिस accompanies not only the segregation of duplicated chromosome into daughter nuclei, but the cell itself is divided into 2 daughter cell by the separation of cytoplasm called as cytokinesis, at the end of which cell division gets completed, ठीक है। इसके अंदर क्या बताया कि माइटोसिस के अंदर सिर्फ डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं आता, कैरियोकाइनेसिस नहीं आता। कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या है, जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म के जो कंटेंट है, जो उसका सामान है, वो भी तो क्या डिवाइड होना चाहिए, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जिसके बाद क्या है, सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। सेल डिवीजन के अंदर 2 प्रोसेस आए मेनली, कौन कौन से, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ओके। इन एन एनिमल सेल, एक एनिमल सेल के अंदर, दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। एक एनिमल सेल के अंदर कैसे पता चलता है कि उसके अंदर एक फरो दिखाई देती है, किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है। द फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली ज्वाइंस इन द सेंटर, डिवाइडिंग द सेल साइटोप्लाज्म इनटू 2, ठीक है। वो फरो क्या करती हैं, धीरे धीरे गहरी होती जाती हैं, और पूरा जितना भी मटेरियल है उसको क्या कर देता है, वो 2 में डिवाइड कर देगा, ठीक है। सपोज दिस इज सेल, इसके अंदर क्या है, फरो बनेगी ऐसे, पहले हल्की बनी, फिर ये क्या हो जाएगी, ज्यादा ज्यादा डार्क 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 होती जाएगी, फिर ये क्या, पूरा मटेरियल 1 और 2 पार्ट के अंदर क्या है, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये किसकी बात है, एनिमल सेल की। Plant cell, however, are enclosed by a relatively inextensible cell wall, therefore they undergo cytokinesis by a different mechanism, ठीक है। क्योंकि प्लांट के पास क्या होती है, सेल वॉल होती है, इसलिए उनके पास साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस भी क्या थोड़ा सा अलग है। देखिए कैसे, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रिकर्सर कॉल्ड एज द सेल प्लेट दैट रिप्रेजेंट्स अ मिडल लैमेला बिटवीन द वॉल्स ऑफ 2 एडजेसेंट सेल्स। हमें पता है मिडल लैमेला क्या होता है, मिडल लैमेला एक कंपैक्टिंग मटेरियल है, सीमेंटिंग मटेरियल बोल सकते हो आप इसको, जिसके क्या है, सेल वॉल बनती है। तो सबसे पहले क्या फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, मिडल लैमेला की, किसके बीच में, एडजेसेंट सेल के बीच में, ठीक है। और उसके बाद क्या बनेगा, उससे सेल प्लेट बनेगी। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है तब ऑर्गेनेलिस लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिक गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल, वो 2 डॉटर सेल के अंदर क्या बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। In some organism, karyokinesis is not followed by cytokinesis, as a result of which multinucleate condition arise, leading to the formation of syncytium, ठीक है। syncytium that is liquid endosperm in coconut, ठीक है। कोकोनट के अंदर भी लिक्विड एंडोस्पर्म होता है ना, उस स्टेज को बोलते हैं syncytium। syncytium का मतलब ये क्या है कि उसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और होके रह गया बस, उसके बाद उसके अंदर साइटोकाइनेसिस होना भूल गया, ठीक है। उस प्रोसेस, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, सिंसाइटियम, और ये होता किसके अंदर है, कोकोनट के अंदर, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गया हमारा कंप्लीट क्या चीज, माइटोसिस या एम्फेज। अब हम पढ़ लेते हैं कि फायदा क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस और द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स ओनली, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होता है सिर्फ। डिप्लॉयड कौन सा, जिसके पास 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हैप्लॉयड कौन सा, जिसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। However, in some lower plants and in some social insect, haploid cells also divide by mitosis. Social insect कौन सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हनी बी की बच्चे, पिछला भी साथ साथ में याद रखा करो, ठीक है। It is very essential to understand the significance of this division in the life of an organism. कोई organism की लाइफ में इसकी significance को पढ़ना क्या बहुत जरूरी है। Are you aware of some example where you have studied about haploid and diploid insects? ठीक है, आपको कोई एग्जाम्पल याद है जिसके अंदर आपने हैप्लॉइड और डिप्लॉइड इंसेक्ट की बात पढ़ी हो। नेक्स्ट इज माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट, है ना। यही हुआ माइटोसिस के अंदर, क्या बने, डिप्लॉयड ही डॉटर सेल्स बने जिसके पास क्या सेम जेनेटिक मटेरियल है। द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू माइटोसिस। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उन सब की ग्रोथ किसके कारण होती है, माइटोसिस के कारण। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। सेल ग्रोथ के अंदर क्या होता है, जो आपकी जो रेशियो है किस चीज के बीच में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की, वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इट इज देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू
डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। इसके लिए क्या है, सेल को फिर क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है ताकि उसके जो रेशियो है वो क्या हो सके, रिस्टोर हो सके। अ वेरी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल रिपेयर के अंदर भी बहुत बड़ा योगदान है किस चीज का, माइटोसिस का। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ द गट, द ब्लड सेल्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। ठीक है, इन सबको क्या है, बहुत रिप्लेसमेंट की जरूरत होती है। वहां पे क्या काम आता है, प्रोसेस माइटोसिस। Mitotic division is in the meristematic tissue. The apical and lateral cambium result in continuous growth of plant throughout their life. ठीक है, एपिकल पार्ट में या लेटरल कैम्बियम के अंदर जो माइटोसिस डिवीजन होता है इन द केस ऑफ प्लांट, ठीक है, उसके कारण क्या है, प्लांट के अंदर थ्रू आउट कॉन्टिन्यूसली क्या होती है, ग्रोथ होती रहती है। हम बात करेंगे मियोसिस के बारे में। ठीक है, the production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes each with a complete haploid set of chromosomes। ये हमने पढ़ा, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है दो गैमेट्स की जिसके पास क्या है, दोनों हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है, एन एन दोनों फ्यूज कर क्या बना देते हैं, 2n। ठीक है, गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। ठीक है, जो गैमेट्स बने हैं ये किससे बनते हैं, स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बनते हैं। These specialized kind of cell division that reduce the chromosome number by half result in the production of haploid daughter cells। ठीक है, वो इवेंट्स या वो टाइप के सेल्स जिसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम नंबर को हाफ में रिड्यूस कर देते हैं। देखिए, अब कोई नया ऑर्गेनिज्म बना उसकी बात कर रहे हैं, ये दोनों क्या है, पेरेंट है एन और एन, तो जो नया जनरेशन वो बना वो क्या बना, 2n। 2n के बाद वापिस क्या होंगे, जब ये पेरेंट्स बनेंगे इसको डिवाइड करना पड़ेगा ना n और n में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। किसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो रिड्यूस हो रहे हैं। 2n थे ना, तो 2n का एक n और एक n। ठीक है, हमने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशनल डिवीजन, कि अगर उसके अंदर 2n है तो यहाँ पे भी 2n और यहाँ पे भी 2n प्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, बट इसके अंदर क्या होगा, हाफ हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। 2n है वो क्या हो जाएगा, n एंड दूसरा n। ठीक है, समझ में आया, ओके। इस चीज को हम पढ़ेंगे जब हम +2 के अंदर रिप्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, जिसके अंदर oogenesis पढ़ेंगे या गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस और वो oogenesis। ठीक है, उस टाइम ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए, दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड एज मियोसिस। इस टाइप के डिवीजन को क्या बोलते हैं, मियोसिस बोलते हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द सेल साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स द डिप्लॉइड फेज। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद दोबारा से वापस क्या हो जाते हैं, डिप्लॉइड फेज आ जाता है। वी केम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ये देखो मैंने बताया ना आपको, गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, जिसके कारण क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। ठीक है, अब मियोसिस के अंदर क्या क्या होता है बेसिकली वो सब यहाँ पे बताया गया। मियोसिस इन्वॉल्व द टू सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन कॉल्ड एज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लीकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लीकेशन की एक साइकिल होगी, ठीक है, और न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की क्या दो साइकिल होगी, जिसको बोलेंगे मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 के अंदर भी वही सेम स्टेजेस होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसके अंदर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक है, हम समझ जाएंगे अगर सीधे लिखे हो ना, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। ठीक है, ये कब की बात कर रहे हैं हम, माइटोसिस की। ठीक है, अगर इनके आगे 1 लगा दिया मतलब हम बात कर रहे हैं मियोसिस 1 की, अगर इनके आगे 2 लगा दिए हम बात कर रहे हैं मियोसिस 2 की। ये बात अंडरस्टूड होनी चाहिए बेटा आपके लिए। ठीक है, देखिए, मियोसिस 1 इज इनिशियली आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम हैव रेप्लिकेटेड टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स एट द एज फेज। ठीक है, जो मियोसिस 1 है वो कब स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएट कब होगा, जब पेरेंटल क्रोमोसोम रेप्लिकेट करेंगे किस चीज के लिए, आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमेटिड्स को एज फेज के अंदर, तब। ठीक है, एस फेज में मैंने बताया था ना, सिंथेसिस फेज होता है जहां पे डीएनए रेप्लिकेट होते हैं। हाँ, तो उस टाइम के बाद स्टार्ट हो जाएगा कौन सा फेज, मियोसिस 1 फेज। ठीक है, मियोसिस इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसके अंदर क्या होता है, पेयरिंग हो जाएगी किस चीज की, होमोलोगस क्रोमोसोम की। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब द क्रोमोसोम हैविंग द सेम लोकस। ठीक है, एंड रिकॉम्बिनेशन होगा किस चीज के बीच में, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। और जब हमारे यहाँ तक प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब हमारे पास क्या बनेगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे।
Meiotic events can be grouped into the following phase. ये सब मैंने यहाँ पे बता दिया आपको ऑलरेडी. तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं मियोसिस वन. मियोसिस वन के अंदर 4 फेज कौन कौन से होंगे? प्रोफेज वन, आगे मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले है प्रोफेज वन. Prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to the prophase of mitosis. ठीक है, माइटोसिस का जो प्रोफेज था उसके साथ अगर कंपेयर करें तो इनका जो प्रोफेज है वो क्या है, कुछ ज़्यादा लंबा है, लॉन्ग है और थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. It has been further subdivided into following 5 phases based on the chromosomal behavior. ठीक है, क्रोमोसोम के बिहेवियर के बेसिस पे आगे इसको 5 टाइप के अंदर फर्दर डिवाइड किया गया. कौन सा? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. ठीक है, ये किसके पार्ट हैं? आपके प्रोफेज वन के. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या बताया गया है. ड्यूरिंग लिप्टोटीन स्टेज ऑफ क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप. ठीक है, ये स्टेज के अंदर जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसके अंदर हमें क्या है, क्रोमोसोम्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं. ओके, द कॉम्पेक्शन ऑफ क्रोमोसोम कॉन्टिन्यूस थ्रू आउट द लिप्टोटीन. पूरे लिप्टोटीन के अंदर क्या है, जो आपके क्रोमोसोम है वो कॉम्पैक्ट होते रहते हैं. दिस इज फॉलोड बाय द सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोफेज कॉल्ड एज जाइगोटीन. ठीक है, इसके अंदर इसके बाद क्या आती है, फॉलोड किससे होता है, सेकेंड फेज से, दैट इज जाइगोटीन. इसमें क्या है, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस इज एसोसिएशन इज कॉल्ड एज साइनेप्सिस. और क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा, एक साइनेप्सिस और एक सिंसाइटियम. सिंसाइटियम हमने कब पढ़ा था, माइटोसिस के अंदर. ठीक है, और मियोसिस के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं, साइनेप्सिस. साइनेप्सिस का मतलब होता है पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. ठीक है, सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम. और उन क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट द क्रोमोसोम साइनेप्स इज अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड एज साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, जो इसकी माइक्रोग्राफ जो स्टडी है वो हमें क्या बताती है कि इसके साथ साथ इसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी फॉर्म होता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. ठीक है, इसमें क्या क्या बना, सबसे पहले हमारी स्टेज है लिप्टोटीन, फिर जाइगोटीन हम पढ़ रहे हैं अब इसमें. द कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय अ पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट. और उसको जो आपका साइनेप्स्ड जो फॉर्म हुआ होमोलोगस क्रोमोसोम के बाद उसको क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट. ठीक है, इसके अंदर देखिए मैं आपको समझा देती हूँ. इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, सपोज करो ये क्रोमोसोम है. ठीक है, इनकी क्या होने स्टार्ट होगी, पेयरिंग होने स्टार्ट होगी, दो दो के पेयर बने. ठीक है, इसके साथ क्या बना, एक साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स भी बना. ठीक है, ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया. ठीक है, द कॉम्प्लेक्स formed by the pair of synapsed homologous chromosome is called as bivalent और tetrad. अब इसके पूरे कंडीशन को, इतने चीज को किसके साथ, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के साथ भी और साइनेप्सिस के साथ भी. ये चीज कितनी बन गई, 1 2 3 4. तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्राड या बाइवेलेंट. बाई मतलब दो, दो पेयर हैं, दो वैलेंट प्रेजेंट है. ठीक है, समझ में आया, बाइवेलेंट या टेट्राड बोलते हैं इस कंडीशन को. किसमें, जब जिसके अंदर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम ने अपनी पेयरिंग कर रखी है, प्लस उनके पास क्या प्रेजेंट है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है. गॉट माय पॉइंट. ओके, नेक्स्ट इज हाउएवर These are more clearly visible in the next stage. ठीक है, अगले स्टेज में ये और भी ज्यादा अच्छे से दिखते हैं हमें. The first 2 stages of prophase 1 are relatively short lived compared to the next stage, that is पैकेटिन. ठीक है, ये कहते हैं पैकेटिन के कंपेयर में जो पहले 2 स्टेज थी, दैट इज लैप्टोटीन और जाइगोटीन, वो दोनों क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, थोड़े से टाइम में खत्म हो जाते हैं. ओके, अब पैकेटिन में क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatids of each bivalent chromosome become distinct and clearly appears as tetrad. ठीक है, इसमें हमें क्या है, क्लियरली अपेयर होते हैं कि अब ये टेट्राड हैं. ठीक है, दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, द साइट एट विच द क्रॉसिंग ओवर अकर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम. ठीक है, इस जो स्टेज है इसके ऊपर क्या होता है, आपके रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि किस किस के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है. ठीक है,
और जो साइट हैं जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स की, कहाँ पे, होमोलोगस क्रोमोसोम के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर क्या है, वो स्टेज है जिसके अंदर क्या है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। सपोज ये एक क्रोमोसोम है और इसके ऊपर क्या है, ये एक और क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दूसरे के पास जा रहा है, दूसरे का जेनेटिक मटेरियल है वो इसके पास आ रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इन दिस कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये रिकॉम्बिनेज एंजाइम क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर में हेल्प करता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर leads to the recombination of genetic material of the two chromosomes, ठीक है। टू क्रोमोसोम्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करता है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर वाले साइट पे ही जो क्रोमोसोम है वो वैसे के वैसे लिंक्ड ही प्रेजेंट है, वहीं पे पड़े हैं, और इससे क्या हो गया, इस स्टेज पे एंड हो गया है किस चीज का, पैकेटिन स्टेज का। अब हमारे पास दो स्टेज और बचते हैं, दैट इज डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डिप्लोटिन के अंदर। द बिगिनिंग ऑफ डिप्लोटिन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द डिसोल्यूशन ऑफ द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बायोवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। अब इसके अंदर जिस साइट के ऊपर क्या हो रहा है, जो आपके टेट्राइड बना था ना, ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएगा कि तुम सारे के सारे के अलग अलग हो जाओ। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये भी फॉर्मेशन करना धीरे धीरे क्या है, खत्म कर देगा, ये खुद को भी धीरे धीरे करके क्या करता है, खत्म कर लेगा, ठीक है। सबसे पहले सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स खत्म हुआ, फिर क्या है, देखिए यहाँ पे जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ था ना दो क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को छोड़ के और जो क्रोमोसोम है वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ये होता है इस स्टेज पे जिसको बोलते हैं डिप्लोटिन, ठीक है। द एग शेप स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज कैल्समेटा। उस टाइम क्या बनता है, एक स्ट्रक्चर बनता है बच्चे, जहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है उस स्ट्रक्चर को क्या स्ट्रक्चर तो बनेगा ही। देखिए क्रोमोसोम का आपको पता ही है कैसा होता है, इस टाइप का होता है, फिर एक और क्रोमोसोम, ठीक है। दो क्रोमोसोम होंगे तभी तो क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या एक एरिया है जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई है प्रॉपरली, ठीक है। तो ये कैसा स्ट्रक्चर बना, एक्स नहीं बन गया क्या, ये वही बता रहा है कि उस एक्स टाइप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, कैल्समेटा बोलते हैं। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स। कईयों के अंदर क्या है, ये कुछ महीने या कुछ ईयर्स भी ले लेते हैं। कौन सी स्टेज, दैट इज डिप्लोटिन स्टेज, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट स्टेज, दैट इज डाइकाइनेसिस, ठीक है। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कैल्समेटा। इस टाइम क्या है, जो कैल्समेटा बने हैं वो भी क्या होते हैं, टर्मिनलाइजेशन हो जाते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर fully condensed and the meiotic spindle resemble to the prepare for homologous chromosome for separation। वही अब इसमें नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी जिसके अंदर क्या बनेंगे, स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियोलस, एंड द न्यूक्लियर एनवेलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर क्या होगा, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज के लिए क्या है, ट्रांजिशन एक स्टेज की तरह काम करेगी, कौन सी, डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के बाद क्या आएगा, मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक बार ये देख लीजिए आप डायग्राम में, प्रोफेज 1 के अंदर क्या हुआ है, ठीक है। ये इस स्टेज पे पहुंच गया। मेटाफेज में आपको बताया था स्पिंडल के पास पहुंच जाएंगे, कौन से, जो होमोलोगस हैं वो वाले। देखिए इसमें द बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। वही जो किसमें हुआ था, माइटोसिस में हुआ था, सेम। नेक्स्ट हम बात करें एनालोगस की। एनालोगस के अंदर क्या है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाएंगे और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्लोज एसोसिएशन में अटैच रहेंगे। जैसे कि देखो ये दोनों सेम कलर के हैं तो ये दोनों क्या सिस्टर हैं, ठीक है, ये दोनों सिस्टर हैं, ये दोनों अटैच रहेंगे। नेक्स्ट है टेलोफेज। टेलोफेज के अंदर क्या बताया था, पहले क्या हुआ था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस आना स्टार्ट हो गया था। साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड एज डायड ऑफ द सेल। इस टाइम क्या बोलते हैं,
डाइट्स ऑफ द सेल बोलते हैं इस कंडीशन को। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम dispersion, they do not reach the extreme extended stage of interphase nucleus. The stage between two meiotic division is called as interkinase. ठीक है, इंटरकाइनेसिस क्या होती है? दो मियोटिक डिवीजन के बीच की स्टेज। ठीक है, समझ में आया? इंटरफेस क्या था? व्हाट इज इंटरफेस? स्टेज बिटवीन टू एम फेज। ठीक है, सॉरी अब आपको दिख रहा होगा। इंटरफेस क्या था? स्टेज बिटवीन टू एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक। ठीक है, हम यहाँ बात करें मियोटिक की। मियोटिक के लिए क्या नाम है? इंटरकाइनेसिस। इंटरकाइनेसिस क्या है? मिडल स्टेज है किस चीज के बीच में? दो मियोसिस के बीच में। ठीक है, समझ में आया बच्चे? ओके। द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इज कॉल्ड एज इंटरकाइनेस एंड जनरली शॉर्ट लिव्ड होती है ये स्टेज। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इस टाइम कोई डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होती है ड्यूरिंग इंटरकाइनेस। इंटरकाइनेस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है कौन सी? प्रोफेज 2। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके अंदर क्या होंगे? दो बारी न्यूक्लियर और सेल डिवीजन होगी और उसके बाद एक बारी क्या होगी? डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होएगा। ठीक है, तो अब इसमें प्रोफेज 1 मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, फिर प्रोफेज 2 मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इस तरीके से। ठीक है, अब हम बात करते हैं मियोसिस 2 की। प्रोफेज 2 के अंदर क्या है? मियोसिस 2 इज इनिशियली इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस के बाद होगी ये स्टेज, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुल्ली इलोंगेटेड। कब तक? जब तक क्रोमोसोम फुल्ली इलोंगेट हो जाएंगे, उससे बिफोर। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल्स अ नॉर्मल माइटोसिस। ये क्या इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितनी मियोसिस 1 थी। ये किसको ज्यादा रिजेंबल करती है? जो आपका नॉर्मल माइटोसिस था उसको रिजेंबल करती है। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर्स। इस टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ प्रोफेज 2 और क्रोमोसोम बिकम हो जाएंगे वापस कॉम्पैक्ट। ठीक है, फिर से वो वापस कहाँ चले जाएंगे? इक्वेटर पे। यही होता आ रहा है ना मेटाफेज में। मेटाफेज 2 में क्या है? एट द स्टेज ऑफ क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटर एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच्ड टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड। नेक्स्ट एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या हो जाएगा फिर? इट बिगिंस विद द स्टिमुलस साइमल्टेनियसली स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के जो सेंट्रोमियर है वो क्या हो जाएंगे? स्प्लिट हो जाएंगे, विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, अलोइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। सेल के अपोजिट पोल की तरफ चले जाएंगे बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल अटैच टू द काइनेटोकोर्स। ठीक है, ये देखिए आपके डायग्राम के अंदर भी दिख रहा है आपको। प्रोफेज 2 के बाद मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं हम टीलोफेज के ऊपर। टीलोफेज में वही वापस क्या है? जो आपके न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे और वो क्या अलग अलग हो जाएंगे। Meiosis ends with telophase 2, in which the two group of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. ठीक है, वापस क्या हो जाते हैं? उनके पास न्यूक्लियर एनवेलप आ जाएगा। साइटोकाइनेसिस follows resulting in the formation of tetrad of cell, that is 4 haploid daughter cell. 1 2 3 4। अब आया समझ में? इसमें क्या बना? 4 बने, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए। अब है सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस की जरूरत क्यों है? मियोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? ठीक है, meiosis is the mechanism by which the conservation of specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है? क्रोमोसोम जो नंबर है हर स्पीशीज के, जो क्या है स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या है, हम उसको कंजर्व कर सकते हैं। इवन दो प्रोसेस पर से पैराडॉक्सिकली रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ। इसके अंदर क्या है? जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ में रिड्यूस हो जाते हैं। इट ऑल्सो इंक्रीज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर क्या है? पॉपुलेशन के अंदर जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है वो भी आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर, जिसके अंदर कैरेक्टर क्या एक दूसरे के साथ एक्सचेंज होते रहते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? डिग्री ऑफ चेंजेस, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के बीच में कितने ज्यादा चेंजेस आए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए? इवोल्यूशन के लिए, विकास के लिए। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो चैप्टर है बेटा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वो हो जाता है खत्म। That's all for today. I hope you have learned a lot. If you enjoyed the video, then like it, share this with your friends, and subscribe to Dream Knowledge for more fresh content. Thank you.